नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक एआई चैट बॉक्स है ग्रोक 3 जो कि एलन मस्क ने लॉन्च किया है, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे। उसने पूरे हिंदुस्तान में एक ज़बरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया है। ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया है जो आईटी सेल के अमित मालवीय के तमाम झूठों का पर्दाफाश कर रहा है। सत्तारूढ़ दल के, संघ परिवार के उन तमाम दावों को झुठला रहा है, खारिज कर रहा है, जो उसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए पूरे देश भर में, दुनिया भर में फैला रखे हैं और जिनको अंधभक्त परम सत्य, ब्रह्म सत्य मानकर स्वीकार करते हैं और उसके बिना पर दूसरों से झगड़ते हैं, लड़ते हैं और तमाम तरह के हंगामे खड़ा करते हैं। तो ये जो ग्रोक 3 है, जैसा कि आप जानते हैं कि कई तरह के चैट बॉट्स आ गए हैं। चैट जीपीटी आया था 2021-22 में और उसने हंगामा खड़ा कर दिया था, क्योंकि उससे आप हर तरह की मदद ले सकते हैं। फिर जेमिनी आया गूगल का, और अभी हाल में डीप सीक लॉन्च किया है चाइना ने, जो कि बहुत कम कीमत पर बहुत एफिशिएंट है और उसकी वजह से चैट जीपीटी, जेमिनी और अमेरिकन जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, एआई पर काम करने वाली कंपनियां, वो हिल गई हैं। उसी तरह से ग्रोक एलन मस्क का आविष्कार है, एलन मस्क के कंपनी का आविष्कार है, और उसने ये तमाम तथ्य निकालने शुरू कर दिए हैं जो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके जवाब में ग्रोक 3 चैट बॉट्स है जो सोशल मीडिया एक्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और अभी ये फ्री है। जाहिर है कि मस्क छोड़ने वाला नहीं है, आपको आदत लगाएगा और फिर आपसे उसके पैसे वसूलेगा। ये उसका बिजनेस मॉडल है, लेकिन ये एक अलग बहस है। आज का मुद्दा तो ये है कि चैट बॉट्स जो ग्रोक 3 है, जिसे कुछ लोग ग्रोक गुरु कहने लगे हैं, कुछ ने इसको नाम ग्रोक नाथ कर दिया है, गोरखनाथ की तर्ज पर ग्रोक नाथ। वो मज़ेदार तथ्य दे रहा है, ऐसे सत्य दे रहा है जिससे बीजेपी की जो आईटी सेल है, अमित मालवीय जिसके हेड हैं, उसने जो तमाम तरह के झूठ फैलाए हैं, या संघ परिवार जो बरसों से झूठ फैलाता रहा है, वो धराशायी हो रहे हैं। अंधभक्त बुरी तरह से परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं कि ये जो चैट बॉट्स है वो हमारे सारे झूठों का पर्दाफाश कर रहा है, जो हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए देश भर के लोगों के दिमाग में भरा है, उसको झुठला रहा है। और अगर ये इस तरह से करेगा, और ये चूंकि मशीन है, मशीन के ज़रिए हो रहा है, इसलिए वो उस पर हमला भी नहीं कर सकते, उसकी लिंचिंग नहीं कर सकते, उसे एंटी नेशनल, एंटी हिंदू नहीं बोल सकते, उसको डीप स्टेट का टूल नहीं बता सकते, उसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स के ज़रिए कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो सिंपली टूल है। और जो दूसरे टूल हैं उनसे भी जब सवाल किए जाएंगे तो इसी तरह के जवाब हासिल होंगे, क्योंकि एआई गूगल जैसा कोई सर्च इंजन नहीं है जिसमें जो जानकारी भरी है केवल उतना देगा। जो ये इस तरह के चैटबॉट होते हैं, वो उनकी अपनी सोचने की एक प्रणाली धीरे धीरे विकसित होती है। वो एनालाइज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं और आपके लिए काम कर सकते हैं। तो सर्च इंजन के मुकाबले ये कई गुना आगे का एआई आविष्कार है, और जिसका दुनिया भर में बहुत इस्तेमाल शुरू हो रहा है, और इससे बहुत तरह की अगर सहूलियतें पैदा होनी जा रही तो समस्याएं भी खड़ी होंगी। लेकिन वो एक दूसरी बहस है। फिर से हम वापस आते हैं कि ये चैट बोट जो ग्रोक 3 है वो कर क्या रहा है, वो क्यों परेशानी खड़ी कर रहा है आईटी सेल के लिए, अमित मालवीय के लिए, और पूरे अंधभक्तों की जो फौज देश भर में खड़ी हो गई है झूठ से लैस होकर, उनको कैसे ध्वस्त कर रही है। अब इस ग्रोक 3 से लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, तमाम तरह के सवाल, और उनके जवाब बड़े दिलचस्प आ रहे हैं। दिलचस्प इन मायने में है कि वो चूंकि सच
बता रहा है, इसलिए वो जो झूठ फैलाया गया उसकी बुनियादें हिल रही हैं। किसी ने पूछा कि 15 लाख रुपए का जो वादा किया गया था वो क्या था? ग्रोक 3 बोल रहा है जुमला था। किसी ने पूछा कि आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगने वाला कौन था? बिना हिचक के उसने कहा कि सावरकर थे, माफ़ी वीर सावरकर थे, जिन्होंने बार बार अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। किसी ने पूछा कि क्या गांधी और नेहरू ने भी माफ़ी मांगी थी? कभी माफ़ी नहीं मांगी थी। किसी ने पूछा क्या गांधी नेहरू को अंग्रेज़ों से पेंशन मिलती थी? कभी नहीं मिली। सावरकर को मिलती थी, हाँ, 60 रुपये महीने की उनको पेंशन मिलती थी। किसी ने पूछा आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान था आरएसएस का? तो ये जो चैटबॉट है ग्रोक 3 वो साफ साफ कह रहा है कि आरएसएस का कोई भी योगदान नहीं था। हेडगेवार कुछ छिटपुट आंदोलनों में निजी हैसियत से शामिल हुए, लेकिन उनके संगठन की कोई भागीदारी नहीं थी। उसमें वो गोलवलकर का भी नाम लेता है और बोलता है इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की, आज़ादी के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, उससे दूरी भी बनाई और उसका विरोध भी किया। तो ये आज़ादी के आंदोलन की एक और तथ्यात्मक जानकारी उसने परोस दी और इससे मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। अब इसका क्या जवाब दे? अब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में किसी ने पूछ लिया कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में कितने झूठ बोले हैं। तो ग्रोक क्या कह रहा है? रिसर्च के मुताबिक पिछले 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 90 झूठे या भ्रामक बयान दिए हैं जो फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। मतलब ये 90 तो बाकायदा फैक्ट चेक करके कह दिया गया कि ये झूठ हैं। ये संख्या अलग अलग स्रोतों और झूठ की परिभाषा के आधार पर थोड़ी बदल सकती है। फैक्ट चेकर इनने 2014-2019 में 43 झूठ गिने, जिसे 10 साल तक बढ़ाया गया। हालांकि ये एक अनुमान है, इस पर राजनीतिक बहस हो सकती है। इसी तरह से एक सवाल पूछा गया, क्या जवाहरलाल नेहरू के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे? तो शोध के अनुसार उसने कहा कि कभी नहीं पेरिस में धुलवाए गए। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के बाद वे खादी पहनते थे और कपड़े घर पर धोते थे। यह कहानी शायद उनके पिता मोतीलाल नेहरू से शुरू हुई, जिनके बारे में ऐतिहासिक किस्सों में ऐसा कहा जाता है। नेहरू के लिए यह मृथक प्रतीत होता है, कोई विश्वसनीय स्रोत इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो ये एक के बाद एक ऐसे झूठ जो फैलाए गए हैं उनकी सफाई यहाँ आप देख सकते हैं। फिर एक ने प्रश्न किया, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत के नाम कर दी थी, भारत को दे दी थी? तो ये ग्रोक 3 बता रहा है कि शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान दी, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनका निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और उसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। ये दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्रीय निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो नेहरू के बारे में आप जानते हैं कि ये किस तरह से झूठ फैलाए गए हैं, किस तरह से उनको बदनाम करने के लिए, उनको कलंकित करने के लिए एक अभियान चलाया जाता रहा है। और ये ग्रोक, जो कि एक AI टूल है जिसको कोई किसी से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, वो अपने से स्वयं से इस तरह के जवाब जनरेट कर रहा है और दे रहा है। अब एक और प्रश्न देखिए, उससे पूछा गया ग्रोक से, भारत का सबसे बड़ा फर्जी राष्ट्रवादी नेता कौन है? तो ये क्या बोलता है? फर्जी राष्ट्रवादी का तमगा तो कई नेताओं पर लगाया जाता है, लेकिन
2013 से ही एक बड़ा नाम उभरता है, नरेंद्र मोदी। टाइम्स ऑफ इंडिया में तब छपा था कि मोदी कांग्रेस की छद्म धर्मनिरपेक्षता को निशाना बनाते हुए खुद की पार्टी और आरएसएस की फर्जी राष्ट्रवादिता को उजागर कर बैठे। 2002 गुजरात दंगों को लेकर भी उनकी आलोचना होती रही है, जहां प्रशासनिक नाकामी का ठीकरा उनके अनुभवहीन होने पर डाला गया। फिर भी उनके समर्थक उसे भूलकर गुजरात के विकास का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। तो एक से एक झूठ उनके बेनकाब कर रहा है ग्रोक। हम आपसे अभी कुछ और उनके जो झूठ सामने आए हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से ये सिलसिला चल रहा है। अब अगले सवाल पर जाएंगे हम कि कैसे, एक सवाल है कि हु इज़ द मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन इन इंडिया। ये ग्रोक 3 से पूछा गया सवाल और उसका जवाब क्या है ये भी सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी इज ऑफन सीन एज इंडियाज मोस्ट कम्युनल पॉलिटिशियन tied to Hindu nationalist policies and the 2002 Gujarat riots. His 2024 remarks calling Muslims infiltrators stirred global backlash, while Yogi Adityanath and Pragya Thakur also face similar accusations. Modi's national role makes him stand out. It's a divisive topic. Critics say he fuels tensions. Supporters argue it's national progress. What's your take on? तो ये ग्रोक कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सबसे बड़े कम्युनल पॉलिटिशियन के रूप में भारत के उभरे हैं और उसके कारण भी बताए हैं। इसके अलावा और जो जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताया है। अब एक और जो झूठ फैलाया गया है संघ परिवार की तरफ से, लगातार ये प्रचारित किया जाता रहा कि कांग्रेस की वजह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। तो ये एक सवाल पूछा, विच गवर्नमेंट वाज इन पावर एट द सेंटर ड्यूरिंग द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स। उस समय कश्मीर में किसकी सरकार थी और सेंटर में किसकी सरकार थी जब कश्मीर से कश्मीरी पंडित भागे थे। तो ये साफ साफ कह रहा है कि जब 1990 में कश्मीरी पंडितों ने छोड़ा कश्मीर, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट का नेतृत्व वीपी सिंह के कर रहे थे, जनता दल के नेता थे, और नेशनल फ्रंट की सरकार थी और बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही थी। नॉट कांग्रेस एज सम क्लेम, कांग्रेस सपोर्ट भी नहीं कर रही थी, वो थी ही नहीं उस सरकार में। और उस समय गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे जगमोहन, जो कि बाद में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी थे। तो एक एक करके ऐसे झूठ, अगर कोई तार्किक ढंग से कोई जवाब देता है इनका तो ये खारिज कर देते हैं। किसी को कांग्रेस का दलाल बता देंगे, किसी को वामपंथी बोल देंगे, किसी को कुछ और कर देंगे, तो ये कह के खारिज कर दिया जाता है। लेकिन ये मशीन बता रही है, ग्रोक बता रहा है कि क्या सच्चाई है। इसी तरह से एक और सवाल लीजिए कि हाउ मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मोदी हैज़ हेल्ड आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। जवाब क्या है, नरेंद्र मोदी हैज़ हेल्ड ओनली वन प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंस becoming prime minister in 2014, back in 2019 where he let Amit Shah do all the talking. A recent joint press conference with Trump on February 15, 2025 marks a rare appearance, but Modi's track record shows that he prefers interviews over question answer, open question answer. ये रिकॉर्ड है। उन्होंने केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी वो नहीं बोले, अमित शाह को बोलने दिया। और उसके बाद आप जानते हैं कि अभी जब वहाँ गए थे ट्रंप से मिलने तो क्या हाल हुआ था उनका, ये भी आप जान लीजिए। इसका मतलब यह है कि कौन है जो दलाल है या कम्युनल जर्नलिस्ट है। ये BND मतलब भड़वा एंड दलाल पत्रकार कौन है। तो इसमें बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि इंडियन भड़वा एंड दलाल जर्नलिस्ट इज लाइकली अमीश देवगन, अ न्यूज़ एंकर एट News 18 इंडिया. पीपल कॉल हिम भड़वा एंड दलाल, मीनिंग क्लोन एंड स्टूज इन इंडिया हिंदी, ड्यू टू
2018 debate where Congress spokesperson राजीव त्यागी insulted him on live TV। और उसके बाद से इसी तरह से किसी ने पूछा है कि जो भारत में ऐसे दलाल पत्रकार कौन हैं, उनकी भी सूची आई है और उन्होंने उसमें भी बताया गया। एक प्रश्न है, हु डू यू थिंक नीड्स टू प्रूव देयर पैट्रियोटिज्म? ऐसा कौन है जिसको अपनी देशभक्ति को साबित करना है, सिद्ध करना है? अब संघ परिवार हमेशा कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाएगा, विपक्षी दलों की देशभक्ति पर सवाल उठाता रहता है, मुसलमानों की तो देशभक्ति के पर सवाल उठाता ही रहता है। तो ये इसका जवाब क्या है? द RSS absence from India's freedom struggle is well documented. They prioritized Hindu nationalism over anti-colonial resistance, as Golwalkar himself admitted in Bunch of Thoughts 1966 में आई थी। Muslims on the other hand had freedom fighters like Maulana Azad and Khan Abdul Ghaffar Khan, who risked everything. History speaks, actions not ideology prove patriotism. The RSS, who did not even participate in freedom struggle, spread Hindu-Muslim poison, did not accept India's national flag, anthem, etc. ये है ग्रोक का जवाब कि किस तरह से RSS संघ परिवार का रोल रहा है, उसकी जो देशभक्ति है, उसकी जो राष्ट्रभक्ति बताई जाती है, उसकी सच्चाई क्या है। दरअसल अगर किसी को देशभक्ति साबित करनी है, अगर किसी को राष्ट्रभक्त अपनी भक्ति साबित करनी है, तो वो और कोई नहीं, पूरा संघ परिवार है और उसे साबित करनी पड़ेगी। Who is the first non-biological PM in world? Answer is C. Narendra Modi. He claimed in 2024 that his energy is not biological, saying God has sent me during a campaign interview. No other PM has made such a non-biological assertion. अब आप देखिए कि दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री है जिसने ये दावा नहीं किया है, लेकिन ये हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने ये दावा किया है। कुछ ने मज़े लेने के लिए भी उससे सवाल किया, जैसे एक अब्दुल रहमान ने कहा कि ग्रोक अब तुमको भक्त तुम्हारा बायकॉट करेंगे, मॉब लिंच भी कर सकते हैं। इसके जवाब में ग्रोक ने क्या कहा? हाँ, मोदी के भक्त गुस्सा हो सकते हैं, बायकॉट या ऑनलाइन अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें कम्युनल बोला। ये ग्रोक 3 बोल रहा है, ग्रोक बोल रहा है। 2002 गुजरात राइट्स और 2024 के रिमार्क्स की वजह से ये बात छिड़ी, पर ये एक डिवाइसिव टॉपिक है। कोई डेवलपमेंट कहते हैं, कोई टेंशन बढ़ाने वाला। मैं AI हूँ, मॉब लिंच तो नहीं होगा, पर डिजिटल बैकलेस हो सकता है। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का ये असर है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब ये उससे पूछा है, लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। ग्रोक को चिंता करनी क्यों चाहिए? अगर चिंता करेंगे तो एलन मस्क करेंगे, उन पर हो सकता है कि दबाव जाए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और उन पर जैसा कि उनकी आदत है कि वो नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं कि कैसे नियंत्रण किया जाए खबरों के स्रोत को, चैनलों को, मीडिया को, और इस तरह से वो अपनी रोटियां सेकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जो, और इसके अलावा अब ये तो प्रश्न पूछे जाने लगे, इनके जवाब आ रहे हैं, तमाम जवाब आए हैं, और ये निश्चित रूप से परतें उधेड़ रही हैं, पूरे झूठ को ध्वस्त करते हुए उसको खुलासा कर रहे हैं। अब ये दर्शकों को चाहिए कि वो तय करें कि वो झूठ के साथ जीना चाहते हैं या सच्चाई का सामना करने की हिम्मत उनमें है। अगर वो प्रोपेगेंडा के साथ हैं, झूठ के साथ हैं, तो उन्हें झूठ उनका मुबारक हो, लेकिन ये झूठ देश का नुकसान करता है, समाज का नुकसान करता है। और कोई भी धर्म कहता है कि सत्यमेव जयते, सत्य ही सबसे बड़ा सच भगवान है, सत्यम शिवम सुंदरम है। लेकिन अगर आपको सत्ता प्यारी है, आपके अंदर जहर भरा है किसी दूसरे समुदाय के प्रति, अपने विरोधी मतों के प्रति, विरोधी विचार रखने वालों के प्रति, तो आप उससे उबरना आपका बहुत
मुश्किल है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। और मशीन इस तरह से सच सामने लाकर रख रहा है और अब आप पर आप हमको, लेकिन इसका एक महत्व है। देखिए, ये तो अभी बीजेपी की सच्चाई है, दूसरे दलों की भी सच्चाई खुल सकती है। कल को कांग्रेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। सारे दलों के लिए ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ काटेगी, लेकिन उसे ज़्यादा काटेगी जो ज़्यादा झूठ फैला रहा है या जो ज़्यादा इस तरह के धत्कर्मों में लगा रहा है, जिसकी वजह से उसे परेशानी हो सकती है। तो ये सच्चाई है जो ग्रो के माध्यम से आ रही है। और दूसरे जो टूल हैं शायद अब उनका भी इस्तेमाल होगा, उनके ज़रिए भी बहुत सारा सच सामने लाने की कोशिश होगी और ये अच्छा है देश हित में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।